भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। लेकिन सवाल यह है, भारत की अर्थव्यवस्था की असली कहानी। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो तय करता है कि किसी देश में पैसा कैसे कमाया जाता है, खर्च किया जाता है और लोगों तक पहुंचता है। अगर जॉब्स बढ़े, बिजनेस ग्रो करे और लोगों की दुनिया की बमिंग से मसे ले। नमस्कार, आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं वो सीधे सीधे हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था। देखिए, आज स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो आधिकारिक दावों की बहुत ही चमकदार तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रही हैं। हमारा मकसद यहां किसी एक पक्ष को चुनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के आधार पर इस भारी भरकम विषय को एकदम आसान और स्पष्ट रूप से समझना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के मंच पर असल में चल क्या रहा है। आज के हमारे इस विश्लेषण का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। इन स्रोतों ने देश की इकोनॉमी से जुड़े तमाम मुश्किल आंकड़ों को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे विकास के दावों और उसकी हकीकत से, फिर बात होगी गिरते रुपए और विदेशी मुद्रा की, उसके बाद युवाओं के संघर्ष, महंगाई की मार झेलते हमारे मध्यम वर्ग और आखिर में आर्थिक असमानता और मीडिया के नैरेटिव पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम पहलू से शुरुआत करते हैं, विकास की कहानी और उसकी वास्तविकता। स्रोतों की माने तो सरकार के दावों और आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो गया है। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। एक बिल्कुल साफ और सीधा अंतर। एक तरफ हमारा आधिकारिक नैरेटिव है, इसमें अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी ढांचे की बात हो रही है, इसे सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बताया जा रहा है और राजकोषीय घाटे के शानदार प्रबंधन की तारीफें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्रोतों द्वारा बताई गई हकीकत क्या कह रही हैं? वो बात कर रही हैं रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की, दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा की और उन विदेशी निवेशकों की जो लगातार बाजार छोड़कर जा रहे हैं। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे आधिकारिक दावे और आम इंसान की वित्तीय परेशानियां एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। और यही विरोधाभास हमें हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाता है, लगातार कमजोर होता भारतीय रुपया और तेजी से घटता विदेशी मुद्रा भंडार। इन रिपोर्ट्स ने इसे आर्थिक तनाव का एक बहुत बड़ा संकेत माना है। अगर हम रुपए के कमजोर होने के इस सफर पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। रिपोर्टों का साफ तर्क है कि रुपए में ये गिरावट कोई अचानक नहीं हुई है, बल्कि 2024 से पहले ही शुरू हो गई थी। जनवरी 2026 आते आते ये डॉलर के मुकाबले 92 पर पहुंच गया, मार्च में 95 को पार कर गया और मई 2026 तक तो इसे दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा तक बता दिया गया। तो यहां समझने वाली बात यह है कि स्रोत इस बात को सिरे से नकारते हैं कि यह सब सिर्फ हालिया वैश्विक युद्धों का नतीजा है। उनका विश्लेषण यह बताता है कि ये उन बुनियादी आर्थिक समस्याओं का परिणाम है जो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद थीं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, $112 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा है। विश्लेषण हमें बताता है कि हम अपनी जरूरत का बहुत सारा सामान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंडस्ट्रियल मशीनरी, बाहर से मंगाते हैं। अब जाहिरी तौर पर इस आयात का भुगतान हमें डॉलर में करना होता है। इससे डॉलर की डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी का सीधा भारी दबाव हमारे रुपए पर पड़ता है। तो इस दबाव को संभालने के लिए किया क्या गया? यहां एंट्री होती है इस $4 बिलियन के आंकड़े की। स्रोतों में दी गई रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेशी मुद्रा बाजार में पूरे $4 अरब सिर्फ इसलिए बेचने पड़े ताकि मार्च के महीने में रुपए को किसी तरह 93.72 के स्तर पर कुछ समय के लिए स्थिर रखा जा सके। अब इस हकीकत को जरा ग्लोबल नजरिए से समझते हैं। स्रोतों के आंकड़े बताते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $728.5 बिलियन से लुढ़ककर $690.7 बिलियन पर आ गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, हंगरी और चिली जैसे देश जो बिल्कुल भारत की तरह ही तेल और गैस के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उनका विदेशी मुद्रा भंडार घटने के बजाय वास्तव में 1 से 1.3% तक बढ़ गया। ये तुलना इस तर्क को काफी मजबूत कर देती है कि हमारी विदेशी मुद्रा दूसरे निर्भर देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से खाली हो रही है। और इस लगातार कम होते खजाने के बीच स्रोतों ने एक बहुत ही रोचक, बल्कि कहूं तो एक बड़ी विडंबना की ओर इशारा किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आम नागरिक सोना ना खरीदें, विदेश यात्राओं से बचें और घर से काम करें। टिप्पणीकारों का साफ कहना है कि ये बात अपने आप में बहुत अजीब है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बाजार से लगभग
3.6 लाख करोड़ रुपए निकालकर ले गए, जिस पर कोई खास चर्चा नहीं है। लेकिन डॉलर बचाने का पूरा जिम्मा, पूरा का पूरा बोझ आम नागरिक के कंधों पर डाल दिया गया है। तो चलिए अर्थव्यवस्था के इन भारी भरकम आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देश की सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे युवाओं के संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा अहम मुद्दा है। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो साफ बताती हैं कि आखिर आज देश का युवा इतना परेशान और निराश क्यों है। जरा सोचिए, सालों साल अटकी रहने वाली सरकारी भर्तियां, बार बार होने वाले पेपर लीक के मामले, एआई और ऑटोमेशन की वजह से तेजी से छिनती नौकरियां और ऊपर से कम सैलरी वाले कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का लगातार बढ़ना। स्रोतों को तो यहां तक कहना है कि आज के बाजार में एक अच्छी डिग्री हाथ में होने का मतलब अब सुरक्षित भविष्य या स्थिर आय की गारंटी बिल्कुल नहीं रह गया है। और जब बाजार में नौकरियां ही नहीं हैं, सैलरी वहीं की वहीं रुकी हुई है, तो इसका सीधा और सबसे भयानक असर हमारे चौथे पहलू पर पड़ता है, महंगाई और उससे टूटता हुआ मध्यम वर्ग। आइए देखते हैं कि कैसे ये सब आम घरों का बजट बिगाड़ रहा है। जरा इस उछाल को देखिए कि ग्राफ कैसे अचानक से ऊपर भाग गया है। थोक मूल्य सूचकांक, जिसे हम WPI कहते हैं, उसकी महंगाई दर मार्च में 3.88% थी और सिर्फ एक महीने बाद अप्रैल में ये सीधे 8.30% पर पहुंच गई। स्रोतों ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि थोक महंगाई का ये 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है और ये बहुत ही तेजी से हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों यानी कंज्यूमर गुड्स में अपनी जगह बना रहा है। अब इस 24.71% वाले आंकड़े पर खास ध्यान दीजिएगा। अप्रैल के महीने में सिर्फ बिजली और ईंधन की महंगाई दर लगभग 25% रही। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आमदनी वहीं खड़ी हो और EMI, बिजली, पेट्रोल जैसी बुनियादी चीजों के दाम इस कदर आसमान छूने लगें, तो सिर्फ गुजारा करना भी मध्यम वर्ग के लिए रोज की एक जंग बन जाता है। स्रोतों का पूरा विश्लेषण बस इसी दर्द को रेखांकित कर रहा है। और इन तमाम बातों के बाद एक बहुत ही मार्मिक सवाल सामने आता है। स्रोतों से लिया गया ये सवाल, अगर देश सच में अमीर हो रहा है तो मैं गरीब क्यों होता जा रहा हूं? सच कहूं तो ये एक लाइन मिडिल क्लास की उस पूरी हताशा को अपने अंदर समेटे हुए है। वो वर्ग जो आज ये गहराई से महसूस कर रहा है कि GDP ग्रोथ के इन बड़े बड़े दावों में उसकी अपनी कोई जगह नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये आर्थिक संकट इतना ही गहरा है तो फिर मुख्य धारा में इस पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं हो रही? यही हमारा पांचवां और आखिरी पहलू है, आर्थिक असमानता और मीडिया का नैरेटिव। विश्लेषणकर्ताओं का बहुत ही कड़ा तर्क है कि इस आर्थिक हताशा के बीच जनता के ध्यान को भटकाने के लिए एक पूरी डिस्ट्रैक्शन प्लेबुक काम कर रही है। इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, धर्म और राष्ट्रवाद जैसे बेहद भावनात्मक मुद्दों को हवा देना। दूसरा, हर टीवी डिबेट, हर चर्चा में सिर्फ इन्हीं मुद्दों को छाए रहने देना। और तीसरा, बेरोजगारी या आर्थिक असमानता जैसे असली बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। स्रोतों का मानना है कि यह पूरा सिस्टम ही कुछ ऐसा बन गया है कि लोग बस अपनी भावनाओं में उलझे रहें और नाकाम होती अर्थव्यवस्था पर कभी सवाल ही ना उठा पाए। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो यहां बिल्कुल साफ हो जाता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। स्रोतों का स्पष्ट रूप से दावा है कि एक तरफ तो कुछ अरबपतियों की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और सारा पैसा चंद हाथों में सिमटता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ GST और लगातार बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबकर आम इंसान बस अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है और काम की तलाश में अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इसी एक आखिरी सवाल पर आके टिक जाता है, क्या इस तथाकथित आर्थिक वृद्धि का फायदा सच में सबको मिल रहा है? आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में इन स्रोतों के जरिए हमने विकास की उस चमकदार कहानी और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे फासले को समझने की कोशिश की है। अब समय आ गया है कि हम सभी अपने आसपास की आर्थिक वास्तविकताओं को खुली आंखों से देखें और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो बस इन्हीं तथ्यों और इस एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और हां, सही सवाल पूछते रहिए।